तो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। गाइस, आज मैं अपनी जेआरएफ जर्नी की बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, कैसे मैंने यूजीसी नेट एग्जाम में 300 में से 212 नंबर स्कोर किए। सो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने पेपर 1 को कितना टाइम दिया, पेपर 2 को कितना टाइम दिया, मैंने रिवीजन कैसे किया, कितने साल के पीवाईक्यूज मैंने सोल्व करे, एमसीक्यूज सोल्व करे, या फिर मैंने मॉक टेस्ट देने कब शुरू किए, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी मार्कशीट को ऐड किया है। आप देख सकते हैं पेपर 1 में मैंने 66 स्कोर किया था, मतलब 33 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 मेरे सही हुए थे। पेपर 2 का मेरा स्कोर था 146, मतलब 73 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मैंने सही किए थे। मतलब अगर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो हमारा जेआरएफ पक्का। और गाइज, रिजल्ट देखते टाइम ये वाला जो सिंबल है ना, इसको देख के लिटरली इतना अच्छा लगता है ना कि बता नहीं सकते। क्योंकि अगर ये वाला सिंबल नहीं आता तो यहाँ पे आता है ओनली। हालांकि वो भी अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बात करते हैं। गाइज, अगर हमें हमारी लाइफ में किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। लगभग 1 साल पहले मैंने अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करी, मैंने अपना गोल सेट किया, मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे अपना जेआरएफ अचीव करना है। गोल डिसाइड करने के बाद सबसे पहला काम होता है सिलेबस चेक करना। यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सबसे पहला काम यही होता है। मैंने पेपर 1 जिसमें मुझे पता है यूनिट 10 आती हैं, और पेपर 2 जिसमें भी 10 यूनिट्स आती हैं, तो मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के सिलेबस को थोरोली पढ़ लिया। उसमें सारे टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं उसको पढ़ लिया। इससे हमें ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैंने अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि कितने टाइम में मुझे अपना सिलेबस कवर करना है, उसके बाद कितने टाइम में मुझे अपना रिवीजन करना है, और मुझे अपनी प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी है। ये पूरी प्लानिंग मेरे पास मेरी थी। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करती थी तो मेरे लगभग 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे हो जाते थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक नहीं किया। पूरे 1 साल में मुझे रेयरली याद होगा कि एक भी दिन ऐसा होगा कि मैंने अपनी पढ़ाई नहीं करी। हो सकता है 8 से 10 घंटे की बजाय मैंने 5 घंटे या 6 घंटे स्टडी कर ली, लेकिन मैंने करी ज़रूर है। क्योंकि कंसिस्टेंसी हमारे सक्सेस में एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया। क्योंकि सिलेबस हमें पता है लगभग 3 से 4 महीने सिलेबस को कवर करने में लग जाते हैं। अपना अपना पर्सनल लेवल होता है सबका रिवीजन करने का। मेरा ये नहीं रहता कि मैं बुक को ले लूँ, उसको बार बार रीड करती रहूँ अगेन एंड अगेन। मैं अपना रिवीजन एमसीक्यूज के थ्रू करती थी। जैसे कि मैं एमसीक्यू सोल्व कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो उस टॉपिक को मैंने अपने नोट्स में से जाके पूरा थोरोली पढ़ लिया। ऐसे मेरा रिवीजन होता था। इसके बाद प्रैक्टिस मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू की बात करूं तो सबसे पहले पीवाईक्यू मैंने 2012 से लेके 2021 के स्टार्ट किए थे। लेकिन 2012 के टाइम पे या 2017-18 के पहले का भी अगर टाइम देखें ना, तो पहले पैटर्न थोड़ा अलग था। तो हमें इतनी नीड नहीं है। अगर हम 2017-18 से भी शुरू करते हैं, 2021 तक के भी अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। और पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को पूरा याद कर लो, आंसर्स को पूरा याद कर लो। पीवाईक्यू का मतलब वो होता है कि आप जिससे एनटीए के पेपर का पैटर्न समझ सको, आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। उसके बाद अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट मैंने लगभग एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले देने शुरू किए थे। अब काफी बच्चों का सवाल ये होता है कि पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू के लिए सबसे पहले तो एनटीए की वेबसाइट ही है। और अगर ये नहीं हो पाता तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जहां आपको फ्री के भर भर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर ग्रेडअप हो गया, या अनअकैडमी हो गया।
यहाँ पे आपको सारी यूनिट्स के इंडिविजुअली अलग से पूरे बिल्कुल फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उसके अलावा आप यूट्यूब भी बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर्स ने पीवाईक्यू को कवर कर रखा है। सो ये बात थी पीवाईक्यू की, एमसीक्यूज की और मॉक टेस्ट की। गाइस एमसीक्यूज पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हम पूरा सिलेबस रीड कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमें यही नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना है और इसको कैसे सोल्व करना है। सो ये प्रैक्टिस करने से हमें इस चीज का आइडिया लगता है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप था अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न। हमें पता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का एक लिमिटेड सिलेबस है, हालांकि बड़ा है लेकिन लिमिटेड है और हर साल एग्जाम होता है। अब तो साल में 2 बार एग्जाम होने लग गया, तो एनटीए ऐसा तो है नहीं कि हर बार तीसरी दुनिया से क्वेश्चन बनाएगा, उसी सिलेबस में उसी कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन जो है कहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, सब कुछ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हमें ये पैटर्न समझना होगा। नेट के पेपर में से तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर हमने मतलब उस टॉपिक को नहीं भी पढ़ा होता ना तो कॉमन सेंस के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और मुझे इनको सोल्व कैसे करना है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि उन्हीं टॉपिक्स को मैं बार बार पढूं। सो ये काम भी मैंने किया था। उसके बाद शॉर्ट नोट्स। अगर आपने बाकी सारे काम कर लिए लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम से लास्ट के 10 से या 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें हमें रिवीजन की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और तब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे जो 10-15 जो हमने कॉपी भरी है सिलेबस की वो सारी हम रीड कर लें थोरोली, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको लास्ट के 10 से 15 दिन में रिवाइज कर सकें या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकें। सो अगर मैं अपने शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो ये है मेरे शॉर्ट नोट्स पेपर 1 एंड पेपर 2। इन इतने से पेज में इतना ज्ञान भरा है कि अगर आप इतना भी पढ़ लो तो लगभग 100 नंबर इन पेज से आ सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है पेपर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को लगता है कि पेपर 2 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। अगर मेरी स्टडी में मैं पूरे दिन में 10 घंटे देती थी तो 5 घंटे मेरे पेपर 1 को जाते थे और 5 घंटे ही मेरे पेपर 2 को जाते थे, क्योंकि ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इवन पेपर 1 तो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होता है। पेपर 1 में जो DI आता है, मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, RC आता है, इसके अलावा भी पेपर 1 तो थोड़ा इजी भी पड़ता है। पेपर 1 ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करंट अपडेट्स की, जैसे कि ICT हो गया, एनवायरनमेंट हो गया या हायर एजुकेशन हो गया, इन सब्जेक्ट्स में हमें पता है कि कुछ ना कुछ करंट में चलता ही रहता है। तो उन सारी चीज़ों से भी मतलब उनसे अपडेट रहना ज़रूरी है। मैं उनके नोट्स बनाया करती थी, क्योंकि मुझे पता है 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर में से बिल्कुल आता ही आता है। इसके अलावा गाइस आजकल फैक्चुअल पेपर आ रहा है। मेरे टाइम में भी फैक्चुअल पेपर आया था। तो फैक्चुअल के लिए आप क्या करिए, जैसे कि हमारे जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट कुछ टॉपिक जैसे SDG हो गया, MDG हो गया, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनकी हेडक्वार्टर कहाँ है या उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आप गलत नहीं करना, क्योंकि फैक्ट्स आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, काउंटिंग की तरह। जैसे मैं अगर आपको, मुझे आज भी याद है, SDG की बात करूं 17 मुझे बिल्कुल टिप्स पे याद है। जैसे कि पहला होता है पावर्टी, दूसरा होता है हंगर, तीसरा होता है हेल्थ, चौथा होता है एजुकेशन, पांचवा होता है जेंडर इक्वलिटी, छठा होता है सैनिटेशन, सातवां होता है एनर्जी, उसके बाद आठवां होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और नौवां होता है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, 10वां होता है रिड्यूस इनइक्वलिटीज, 11वां होता है सिटीज सेटलमेंट वाला, 12वां होता है कंजप्शन और प्रोडक्शन वाला, 13 होता है क्लाइमेट चेंज, 14 होता है लाइफ बिलो वाटर, 15 होता है लाइफ ऑन लैंड, और 16 होता है पीस एंड जस्टिस, और 17 होता है पार्टनरशिप।
सो मुझे आज भी ये एसडीजी याद है। तो इस तरीके से आपको फैक्ट्स याद होना चाहिए। उसके बाद लास्ट काम, ये सारे काम करने के बाद सेल्फ बिलीफ, इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है हमने अपनी प्रेपरेशन में हार्डवर्क हमने दिया है, डेडिकेशन हमने दिया है, ऑनेस्टी हमने दी है, ये सारी चीजें हमारी हैं। तो सेल्फ बिलीफ भी हमारा होना चाहिए कि ये हम कर लेंगे और हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। मेरा पेपर जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा नेट क्लियर हुआ था और मेरा जेआरएफ 6 मार्क्स से रह गया था। तो मेरे पास दो रास्ते थे कि या तो मैं डीमोटिवेट होके बैठ जाऊं, या फिर मैं ये बिलीव रखूं अपने ऊपर कि एक अटेम्प्ट और सही और मेरा जेआरएफ हो जाएगा। तो मेरा मानना यही था कि मुझे एक अटेम्प्ट और चाहिए और मैं अपना जेआरएफ कर लूंगी, जो कि मैंने कर लिया। और मेरी ग्रोथ पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में 32 मार्क्स की थी और मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था। तो सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सारे अपन करते हैं ना, तो इससे सेल्फ बिलीफ भी क्रिएट होता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ये इसलिए करने जरूरी है क्योंकि जब मैं अपने मॉक टेस्ट देती थी तो मेरी रैंक हमेशा टॉप 5 में आती थी, लगभग पहली या दूसरी आती थी। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करती थी। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट हमें एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट करने चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास एक बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसके बाद भी हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को वो 3 घंटे लगातार क्वेश्चन सोल्व करने की आदत ही नहीं होती। इवन लास्ट में तो दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। सो अपने दिमाग को ये आदत डालना कि एग्जाम वाले दिन 3 घंटे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट 10 से 15 दिन पहले करिए और 3 घंटे का प्रॉपर उसी मोड में करिए जिस मोड में एग्जाम में आता है। मतलब लैपटॉप लीजिए और माउस लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम फोन पे लेटे लेटे कर रहे हैं। सो ये काम करना बहुत जरूरी है कि इससे क्या होगा, उससे हमारा ना जो एग्जाम फियर है वो कम हो जाएगा। सो इसके बाद ये लास्ट बात थी सेल्फ बिलीफ वाली, और ये था आज का वीडियो। सो गाइज, मैंने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप मेरी जर्नी आपकी अपनी जर्नी बनाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।